हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं आर्थिक नियमों की प्रकृति, यानी द नेचर ऑफ इकोनॉमिक लॉज। आखिर आर्थिक जो नियम होते हैं उनकी प्रकृति, नेचर कैसी होती है, क्या प्राकृतिक विज्ञान के समान होती है, कैसी होती है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो आप चाहें बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो, इकोनॉमिक्स की कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, जैसे नेट क्वालिफाई करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, आप ये वीडियो देख सकते हैं। हम डिटेल में सारे ही सब्जेक्ट्स पर वीडियोस बना रहे हैं, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर आप डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये जो आर्थिक नियम है, आर्थिक नियम से आशय क्या है, ये समझते हैं। अर्थशास्त्र के नियम अन्य विज्ञानों के नियमों की भी भांति कारण और परिणाम, मतलब कॉज एंड इफेक्ट संबंधों को स्पष्ट करते हुए कुछ महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। आर्थिक जो नियम होते हैं वो जैसे अन्य विज्ञान होते हैं ना, रसायन विज्ञान हो गया है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, या फिर और भी चीज़ें हो गई। जैसे एक और विज्ञान है जिसको बोलते हैं दवाइयों का विज्ञान ना, औषधि विज्ञान बोलते हैं। उनके नियम के भांति कारण और परिणाम पर आश्रित होते हैं, यह हमें बताते हैं। जब बाजार में किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है तब उसे वस्तु की मांग बढ़ जाती है। हम जानते हैं कोई भी वस्तु है, अगर उसमें बाजार में आई है, उसकी कीमत में कमी आ गई तो उसकी जो मांग है वो बढ़ जाएगी, और कीमत में जब बढ़ोतरी होती है तब उस वस्तु की मांग घट जाती है। हम जानते हो जैसे इस वस्तु की कीमत बढ़ती है तो क्या होता है, उस वस्तु की मांग घट जाती है। यहाँ वस्तु की कीमत, वस्तु का मूल्य बढ़ना या फिर से पढ़ते हैं यहाँ पर, यहाँ वस्तु की कीमत, मूल्य का बढ़ना या घटना कारण है, यानी कॉज है, और वस्तु की इकाइयों का कम या अधिक क्रय किया जाना परिणाम है। कारण क्या है, वस्तु की कीमत कम हो गई या घट गई या बढ़ गई, ये कारण है। और इसका परिणाम क्या हुआ, या तो क्रय ज़्यादा होगा या फिर क्रय कम होगा, मतलब डिमांड या तो कम होगी या फिर ज़्यादा होगी। यही इसका इफेक्ट है, यानी कॉज एंड इफेक्ट पर आर्थिक जो सिद्धांत होते हैं वो काम करते हैं। जैसे कि हमारे जो प्राकृतिक विज्ञान होते हैं उस वो काम करते हैं। इससे बने नियम को ही मांग का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। तो आपने देखा कैसे इकोनॉमिक लॉ बना, इसी को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। आगे हम देखते हैं अर्थशास्त्र, जो आर्थिक नियम है उसकी परिभाषा। तो परिभाषा हम केवल दो परिभाषाएं देखेंगे जो बहुत फेमस अर्थशास्त्री हुए, एक प्रोफेसर मार्शल और दूसरे रॉबिन्स। सबसे पहले प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा देते हैं कि आर्थिक नियम से अभिप्राय आचरण की उन शाखाओं से संबंधित सामाजिक नियमों से है जिनके उद्देश्य की शक्ति को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। अब देखिए, मार्शल की परिभाषा से तीन बातें स्पष्ट होती हैं। ध्यान रखिएगा, तीन बातें ऐसी फॉर्म में लिखिएगा, मैं आपको वादा करता हूं आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि मेरे मार्क्स आए हैं, बहुत हाईएस्ट आए हैं। इकोनॉमिक्स में मैंने बहुत मार्क्स गेन किए हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आर्थिक नियम सामाजिक नियम है। तो बिल्कुल सही बात है, जो आर्थिक नियम होते हैं वो सामाजिक नियम होते हैं, जो सोशल हमारे लॉज होते हैं वो होते हैं। दूसरा पॉइंट, आर्थिक नियम मानवीय प्रवृत्तियों के द्योतक होते हैं, तो मानव की जो प्रवृत्तियां हैं उस पर बेस्ड होते हैं, उसके द्योतक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और तीसरा पॉइंट इनकी परिभाषा से क्या निकल के आता है कि आर्थिक नियमों का संबंध उन मानवीय क्रियाओं से है जिन्हें द्रव्य या कह सकते हैं आप मुद्रा से मापा जा सके। अर्थशास्त्र में मुद्रा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मुद्रा नहीं होगा तो अर्थशास्त्र में मतलब मापने का जो रॉड होता है, मेजरिंग रॉड, वो रह नहीं जाएगा। तो इसलिए मुद्रा मेजरिंग रॉड है किस सब्जेक्ट का, अर्थशास्त्र का। ठीक है, अन्य जो शास्त्र हैं उनके पास तो ये भी नहीं होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम रॉबिन्स की परिभाषा देखते हैं, इनकी भी परिभाषा काफी अच्छी है। आइए देखते हैं। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र के नियम उन समानताओं के कथन होते हैं जो सीमित साधनों से असीमित उद्देश्यों की पूर्ति करने में मनुष्य के आचरण को शासित करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं रॉबिन्स ने जो है स्कार्सिटी डेफिनेशन दी थी, उनके अनुसार सीमित संसाधन है, उसी से हम असीमित उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं, उसी में मनुष्य उलझा रहता है। ठीक है, यही परिभाषा इन्होंने दी है आर्थिक नियमों के संबंध में। अब हम देखते हैं आर्थिक नियमों की विशेषताएं क्या होती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आर्थिक नियम प्रवृत्तियों के द्योतक हैं। दूसरा है आर्थिक नियम सामाजिक नियम होते हैं। ये जैसा कि हमने आपको बताया वो प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा में थे, सामाजिक नियम होते हैं, समाज में अप्लाई होते हैं। अर्थशास्त्र के नियम सापेक्षिक होते हैं। ये अच्छा पॉइंट है कि अर्थशास्त्र के जो नियम होते हैं वो सापेक्षिक होते हैं। अब आप कहेंगे एग्जाम्पल देखिए बताइए, तो लीजिए एग्जाम्पल। उदाहरण के तौर पर हम सबसे पहले
प्रकृति विज्ञान का एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप जानते हैं H2O क्या होता है, पानी का सूत्र होता है। आप ये प्रयोग हाइड्रोजन के 2 और O यानी ऑक्सीजन का 1 भाग ले करके आप कहीं भी, चाहे दिल्ली में बनाइए, चाहे मुंबई में बनाइए, चाहे न्यूयॉर्क में बनाइए, चाहे कहीं पर जाके ये प्रयोग करिए, वो पानी ही निकलेगा। लेकिन आपने माल्थस के सिद्धांत को देखा होगा। हम माल्थस के, हालांकि अर्थशास्त्र में भी ऐसे नियम हैं जो हर जगह अप्लाई होते हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, यहाँ क्या हर पूरे विश्व में अप्लाई होता है। लेकिन जैसे कुछ नियम हैं, माल्थस के सिद्धांत हो गया, अब वो कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो अमेरिका में लागू हो तो भारत में भी लागू हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसीलिए बोला गया है सापेक्षिक होता है। आर्थिक नियम सापेक्षिक होते हैं, ये किसी समय विशेष व स्थान विशेष के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है, आर्थिक नियम मान्यताओं पर आधारित होते हैं, यानी इसमें अजम्पशंस होते हैं, तभी इसमें एक लाइन जोड़ी जाती है, यदि अन्य बातें समान रहें तो। ठीक है, यानी कि अगर अन्य बातें समान नहीं रही तो जो आर्थिक नियम बनाए गए हैं वो कभी कभी लागू नहीं होते हैं, फेल होने लगते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत बढ़ जाने से अनाज की मांग घटेगी। अब यदि देश में युद्ध, बाढ़ या सूखे की परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो कीमत बढ़ने पर भी अनाज की मांग बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसा होता है, इसलिए यहाँ मांग के नियम के विपरीत कार्य हो जाए तो कीमत बढ़ने पर भी अनाज की मांग बढ़ेगी, क्योंकि यह असामान्य परिस्थिति होती है, इसलिए मांग का नियम इसमें अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद आता है, आर्थिक नियम निश्चित नहीं होते हैं। ऐसा बिल्कुल ऐसी बात पिछले टॉपिक मैंने चर्चा की कि जो मान्यताओं पर आधारित है। भाई मान्यताएं क्यों ली जाती हैं? क्योंकि हर जगह निश्चित नहीं होता है। ठीक है, आर्थिक नियम मानवीय हैं, यानी कि सोशल एक लॉज होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें मानव के जो उसका बिहेवियर होता है, कंज्यूमर्स बिहेवियर, कंज्यूमर कौन होते हैं? मनुष्य ही होते हैं ना। बकरी भेड़ का अध्ययन नहीं करते हैं अर्थशास्त्र में, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मनुष्य आखिर क्या क्या चीज़ करता है इकोनॉमिक्स में। जब कभी भी उसके पास सीमित संसाधन होते हैं और असीमित इच्छाएं होती हैं, उनको पूर्ति करने के लिए, उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए वो कैसे सामंजस्य बिठाता है, ये चीज़ इसमें देखा जाता है। अब हम देखते हैं आर्थिक नियमों का प्राकृतिक विज्ञान के नियमों से भिन्न होने के आखिर कारण क्या है। डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचुरल लॉज एंड इकोनॉमिक लॉज। तो कुछ आधारों पर हम बोल सकते हैं कि आखिर ये क्यों अलग होते हैं। सबसे पहला, विषय वस्तु की भिन्नता। आप जानते हैं जो प्राकृतिक विज्ञान होता है उसमें जो पदार्थ होता है उसका अध्ययन किया जाता है, उसमें कोई चेतना नहीं होती है, आपको हम पहले बता चुके हैं, इसलिए वो बिहेव वैसा ही करेगा जैसा वो है। ठीक है, उसमें चेतना नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कीमत बढ़ गई तो वो क्या करेगा, वो कम खरीदने लगेगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं है, निर्णय नहीं ले सकता, उसके अंदर चेतना नहीं है, विवेकशीलता नहीं है। जबकि मनुष्य में, हम अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? मनुष्य का। वो कब बदल जाए ये हम पता नहीं लगा सकते हैं, इसलिए ये भिन्नता आ जाती है। दूसरा, प्रयोगशाला संबंधी भिन्नता। तो प्रयोगशाला उपलब्ध अर्थशास्त्र में नहीं होती है। ठीक है, और बाकी जो विज्ञान होते हैं उनके लिए जो होता है वो प्रयोगशाला एक्सपेरिमेंट अवेलेबल होता है, तो इसलिए आसानी से हो सकता है। ये भी एक डिफरेंस होता है आर्थिक नियम और प्राकृतिक नियमों में। मापदंड संबंधी भिन्नता। अब जैसे साइंस है, ठीक है, फिजिक्स लीजिए, तो उसमें क्या होता है, मेजरमेंट जो होता है, जैसे कि मीटर, तो मीटर एक फिक्स होता है, इतना मीटर है तो यही मीटर हर जगह वही होगा। ठीक है, लेकिन अर्थशास्त्र में क्या है, मनी है। और एक बात और, जो मीटर आज 1 मीटर जितना होता है वो 100 साल बाद भी वही रहेगा, लेकिन मनी आज जो कीमत एक वस्तु की है वो 10 साल के बाद बदल जाती है, 10 साल छोड़िए 1 साल के बाद बदल जाती है। जो 10 की मिलती थी वो 12-15 की हो जाती है। तो इसलिए भी ये थोड़ा दोष माना जाता है कि जो मेजरिंग रॉड ऑफ मनी है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है अर्थशास्त्र में। उसके बाद है, प्रभाव डालने वाली परिस्थितियों का परिवर्तन होता रहता है। तो ये भी सही बात है, जो प्रभाव डालने वाली चीज़ें होती हैं उनका परिवर्तन होता रहता है, जिससे होता क्या है, अर्थशास्त्र के नियम थोड़े से अप्लाई नहीं होते हैं, अच्छे से नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये था आर्थिक नियमों की प्रकृति में हमने ये चीज़ें देखी। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि आर्थिक नियमों के संबंध में मार्शल का दृष्टिकोण क्या है, और साथ ही साथ रॉबिन्स ने जो भाई साहब दृष्टिकोण दिया ना, बहुत मस्त दिया है। उसको देख करके ना मुझे मज़ा आ गया और बड़ी खुशी हुई कि यार हाँ, अर्थशास्त्र भी कुछ कुछ प्राकृतिक विज्ञान की तरह ही है, मतलब लगभग उसके पास ही होता है। क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान हमेशा सही हो ना, आप ये मत समझना कि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा सही होता है, गलत भी साबित हो जाता है। ठीक कैसे, वो हम कल देखेंगे। प्रोफेसर रॉबिन्स ने जो अपने तर्क प्रस्तुत किए, मार्शल ने जो अपने तर्क प्रस्तुत किए।